12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 242 लोग सवार थे। पिछले कुछ सालों में एक नाम बार बार हवाई हादसों में, तकनीकी खराबियों में, सेफ्टी अलर्ट्स में जुड़ता रहा है, और वो नाम है बोइंग। अहमदाबाद में क्रैश होने वाला ये विमान भी बोइंग का था। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बोइंग का कोई प्लेन क्रैश क्यों हुआ। असली सवाल ये है कि क्या बोइंग आज भी उतना ही सुरक्षित है, ये कंपनी उतनी सुरक्षित है जितना दशकों से उसे लोग मानते आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बोइंग से जुड़ी घटनाएं सिर्फ इक्की दुक्की नहीं रही, बल्कि उन्होंने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर के रख दिया है। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया की लायन एयर का बोइंग 737 मैक्स विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। इसके ठीक 5 महीने बाद 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स भी टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटना का शिकार हो गया। इन दोनों हादसों में कुल मिलाकर 346 लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ही विमान बिल्कुल नए थे और दोनों ही हादसे लगभग एक जैसे हालत में हुए। इन दोनों घटनाओं के बाद दुनिया भर के एविएशन रेगुलेटर्स ने बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं खत्म होती। पिछले 10 सालों में सैकड़ों केसेस हैं जो बोइंग विमानों से सामने आए हैं। जिस विमान को बोइंग का सबसे प्रीमियम, सबसे एडवांस, सबसे भरोसेमंद माना जाता है, यानी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, उस पर भी समय समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। साल 2013 में जापान एयरलाइंस के एक 787 ड्रीमलाइनर में जो विमान खड़ा था जमीन पर, उसमें अचानक आग लग जाती है। तब लिथियम आयन बैटरी से इसमें आग लगी थी। इसके बाद जापान की ही ANA एयरलाइंस की एक फ्लाइट में मिड एयर, मतलब हवाई उड़ान भरते वक्त जब वो हवा में था प्लेन, उसके कैबिन के अंदर धुआं भर गया, जिससे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। लैटम एयरलाइंस की एक उड़ान के दौरान विमान अचानक से नोज डाइव करना शुरू कर दिया, जिससे पायलट ने किसी तरह संभाला बड़ी मुश्किल से। और फिर एक ऐसा मामला सामने आया जिसका सीधा कनेक्शन भारत से जोड़ता था। इसी साल फरवरी की शुरुआत में एयर इंडिया की एक 787 बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट में बेहद गंभीर तकनीकी खराबी पाई गई। ये फ्लाइट लंदन से बेंगलुरु जा रही थी और इसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट्स ने देखा कि लेफ्ट इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन में टिक नहीं रहा है, वो बार बार अपने आप कट ऑफ में चला जा रहा है। यही वो सिस्टम होता है जो इंजन में ईंधन की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर ये खराबी टेक ऑफ के बाद सामने आती तो इंजन बंद हो सकता था और एक बड़ा हादसा हो सकता था। पायलट्स ने रिस्क नहीं लिया और फ्लाइट को तुरंत ग्राउंड कर दिया। DGCA के निर्देश पर एयर इंडिया ने अपने पूरे 787 ड्रीमलाइनर फ्लीट की जांच कराई। भले ही बाकी विमानों में ऐसी दिक्कत नहीं मिली, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं उस विमान की जिसने बोइंग कंपनी की साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, बोइंग 737 मैक्स। इस कहानी की जड़ें उस वक्त से जुड़ती हैं जब एयरबस ने एक नया और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था। कई बड़ी एयरलाइंस तेजी से एयरबस की ओर शिफ्ट होने लगी। बोइंग के पास तब सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो एक बिल्कुल नया विमान डिजाइन करता जिसमें समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते, या फिर पुराने 737 प्लेटफॉर्म को ही मॉडिफाई करके जल्दी जल्दी में मार्केट में उतार देता। बोइंग ने दूसरा रास्ता चुना, यानी शॉर्टकट वाला। 737 मैक्स में नए और बड़े इंजन्स लगाए गए जो पहले के मुकाबले आगे की तरफ माउंट किए गए प्लेन में। इसका असर यह हुआ कि विमान इंजन के वजन के चलते उड़ान के वक्त अपने आप नीचे झुक जाता था, नोज डाइव करने लगता था। इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए बोइंग ने MCAS नाम का एक सिस्टम लगाया, यानी मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। दिक्कत यह थी कि MCAS सिर्फ एक ही सेंसर के डेटा पर निर्भर रहता था। पायलट्स को इस सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि यह सिस्टम प्लेन में लगा हुआ है। कोई जिक्र नहीं किया गया। जब उस सेंसर ने गलत डेटा भेजा तो MCAS बार बार विमान को, जो उसकी नोज थी, उसको ऊपर धकेलता था, क्योंकि MCAS को यह लगता था कि अचानक से विमान जो है नीचे की तरफ जा रहा है। लायन एयर क्रैश में भी यही सिस्टम लगा हुआ था, जब 26 बार विमान की जो नोज थी वो नीचे की तरफ हुई और इसको ऊपर किया गया। पायलट सिस्टम से लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार सिस्टम जीत गया और कई सारी जिंदगियां हार गई। इन तकनीकी फैसलों के पीछे बोइंग के अंदरूनी
कॉरपोरेट कल्चर में आया बड़ा बदलाव भी एक बड़ी वजह माना जाता है। बोइंग कभी एक इंजीनियर ड्रिवन कंपनी हुआ करती थी जहां फैसले इंजीनियरिंग और सेफ्टी के आधार पर लिए जाते थे, लेकिन 1997 में मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मर्जर के बाद कंपनी का फोकस बदलने लगा। सेफ्टी की जगह सेल्स, डिलीवरी, टाइमलाइन और प्रॉफिट ने ले ली। हेडक्वार्टर को फैक्ट्री से दूर शिफ्ट किया गया। प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा आउटसोर्स किया गया। 50,000 से ज्यादा अनुभवी कर्मचारियों को हटा दिया गया। रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश को घटाया गया और शेयर बायबैक पर ज्यादा जोर दिया गया। यानी अब बोइंग की सोच अच्छा बनाओ से बदल करके जल्दी और सस्ता बनाओ की हो गई थी। इसी दौर में बोइंग के कई पूर्व कर्मचारियों और विसल ब्लोवर्स ने अंदरूनी चेतावनियां भी दी। आरोप लगे कि खराब पार्ट्स को नजरअंदाज किया गया, वायरिंग के पास मेटल के टुकड़े मिले, ऑक्सीजन सिस्टम में संभावित खराबियां थी और क्वालिटी इंस्पेक्शन को कमजोर कर दिया गया। कुछ मामलों में बोइंग ने जुर्माना भी भरा, सेटलमेंट भी किया और मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट लेवल पर वैसी सख्त जवाबदेही देखने को नहीं मिली जैसे एविएशन इंडस्ट्री में होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि बोइंग सिर्फ एक एयरक्राफ्ट निर्माता नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। आज भी बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है और लाखों उड़ानें सुरक्षित पूरी कर चुकी हैं। लेकिन एविएशन में एक गलत फैसले की कीमत बेहद भारी होती है। अगर मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो उसे हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर विमान में खराबी आ जाती है तो सीधा जान जाती है। भारत के संदर्भ में देखें तो बोइंग के विमान यहाँ बड़ी संख्या में उड़ रहे हैं। एयर इंडिया के पास 787 ड्रीमलाइनर और 777 है, जबकि इंडिगो, अकासा और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस के पास 737 सीरीज का इस्तेमाल हो रहा है। डीजीसीए का कहना है कि सभी विमानों की नियमित जांच होती है और कोई भी विमान बिना क्लियरेंस के उड़ान नहीं भरता। यानी एक यात्री के तौर पर फिलहाल तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत बिल्कुल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आप बोइंग की सीरीज पर और लगातार हो रहे हादसों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज आप लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़ा। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।